टूटे हुए तारे। कृष्णचंद्र। रात की थकन से उसके शाने अभी तक बोझल थे। आंखें खुमार आलूदा और लबों पर तरेट के डाक बंगले की बियर का कसैला जायका। वो बार बार अपनी जबान को होठों पर फेर कर उसके फीके और बेलज्जत से जायके को दूर करने की कोशिश कर रहा था। गो उसकी आंखें मुंदी हुई थीं, लेकिन पहाड़ों के मोड़ उसे इस तरह याद थे जैसे अलिफ बे की पहली सतर। और वो निहायत चाबुक दस्ती से अपनी मोटर को, जिसमें सिर्फ 2 आदमी बैठ सकते थे, एक आदमी और गालिबन एक औरत, उन खतरनाक मोड़ों पर घुमाए ले जा रहा था। और कहीं कहीं तो ये मोड़ बहुत खतरनाक हो जाते थे। एक तरफ उमूदी चट्टानें, दूसरी तरफ खाई जिसकी तह में झेलम के नीले पानी और सफेद झाग की एक टेढ़ी सी लकीर नजर आ जाती। उन्हीं मोड़ों पर से तो कार को तेज चलाने में लुत्फ हासिल होता था। सारे जिस्म में एक फुरैरी सी आ जाती। सुबह की हवा भी बर्फीली और खुशगवार थी। उसमें ऊंची चोटियों की और घाटियों पर फैले हुए जंगलों के जेगन की महक घुली हुई थी। कैसी अनोखी महक थी, अजीब, बेनाम सी, तरोताजा, निहालू के लबों की तरह। वो अपनी नीम व पलकों के साये में पिछली रात के बीते हुए तरबनाक लम्हों को अपने पास वापस बुलाने लगा। बियर की रंगत में डूबते हुए सूरज का सोना घुला हुआ था। उसके कसैलेपन में एक अजीब सी लताफत थी। रात की भीगी हुई खामोशियों में दूर कहीं एक बुलबुल नगमा रेज थी। बुलबुल ने अपने नगमे में खामोशी और आवाज को यूं मिला दिया था कि दोनों एक दूसरे की सदाए बाजगश्त मालूम होते थे। और वो ये मालूम न कर सका था कि ये खामोशी कहाँ खत्म होती है और ये मौसीकी कहाँ शुरू होती है। चांदनी रात में सेब के फूल हंस रहे थे और निहालू के लब मुस्कुरा रहे थे। वो लब जो बार बार चूमे जाने पर भी मासूम दिखाई देते थे। ऐसा मालूम होता था कि दुनिया की कोई चीज उन्हें छू नहीं सकती। कैसा अजीब एहसास था। रात की तन्हाइयों में निहालू का हुस्न गैर फानी और गैर जमीनी मालूम होता था। उसके लब, उसकी आंखों की नरमी, उसके बाल स्याह घने और मुलायम जैसे रात की भीगी हुई खामोशी। और फिर उन बालों में सेब के चंद चटकते हुए गुंचे जैसे रात की भीगी हुई खामोशी में बुलबुल के मीठे नगमे। और वो ये न मालूम कर सका कि खामोशी कहाँ शुरू होती है और मौसीकी कहाँ खत्म। लेकिन अब तो वो डाक बंगला भी बहुत पीछे रह गया था और इस वक्त किसी पुरस्तानी किले की तरह मालूम हो रहा था। मोड़ों के उलझाव में कार घूमती हुई जा रही थी। उसके तखय्युल में निहालू के लब, जेगन की महक, बुलबुल का नगमा और बियर का सुनहरा रंग चांदी के तार की तरह चमकती हुई सड़क पर उलझते जा रहे थे। नीचे झेलम का पानी वहशी गाने गाने लगा और फिजा में सेब के लाखों फूल आंखें खोलकर चहचहाने लगे। उसने सोचा कि क्यों न वो अपनी मोटर को इसी खाई की वसी खला पर एक बेफिक्र परिंदे की तरह उड़ा कर ले जाए। ये ख्याल आते ही उसने अपने जिस्म में एक सनसनी सी महसूस की और उसकी नीम व आंखें खुल गईं। रास्ते में एक चश्मे के किनारे उसने अपनी कार ठहरा ली और देर तक हाथ पांव धोता रहा, आंखों को छींटे देता रहा, एक पहाड़ी गीत गुनगुनाता रहा और पानी की कुल्लियां करता रहा। आहिस्ता आहिस्ता उसकी आंखों में रचा हुआ खुमार दूर हो गया और बियर का कसैला जायका भी जाता रहा। अब उसके लब सूखे थे। आंखों में जलन सी महसूस होने लगी, प्यास और इश्तिहा भी। उसने बोतल खोलकर गर्म चाय उंडेल ली और सर्द टोस्ट पर मक्खन लगाकर खाने लगा। बदन में गर्मी और कुव्वत आ रही थी। शानों की थकन मादूम होने लगी। अब वो राह चलते हुए लोगों, मोटरों और लारियों को गौर और दिलचस्पी से देखने लगा। इस वादी में बीकानेर के मारवाड़ी अपनी भारी भरकम बीवियों को पहलगाम सैर कराने के लिए ले जा रहे थे। उस कार में एक यूरोपियन मर्द एक हाथ से कार चला रहा था, दूसरा हाथ उसकी बीवी की कमर पे था, जो अपने लबों पर सुर्खी लगाने में मसरूफ थी। इस लारी में बीमार क्लर्क और उसकी अधमुई बीवियां बैठी हुई थीं और उनके बेशुमार बच्चे लारी की खिड़कियों पर खड़े गुल मचा रहे थे। इस लारी में सिख ड्राइवर की पगड़ी ढीली हो चुकी थी और वो ऊँघता हुआ मालूम होता था।
उसे ख्याल आया कि चंद मील आगे जाकर ये सिख ड्राइवर अपनी लारी को खाई की वसीय खला पर उड़ाने की कोशिश करेगा और फिर दूसरे दिन वो अखबार में एक छोटी सी खबर पढ़ लेगा। मर्री कश्मीर रोड पर एक हादसा, लारी झेलम में जा गिरी, सब मुसाफिर झेलम में गर्क हो गए, ड्राइवर बाल बाल बच गया, लारी मोड़ पर से गुजर गई। उसी लारी में बैठे हुए लोग, जिनमें पंजाब के चंद पहलवान भी शामिल थे, बहुत खुश और खुर्रम दिखाई देते थे। इस खुशी में गालिबन कश्मीर की नाशपातियों और औरत की नरमी और गुदासपन का बहुत हिस्सा था, लेकिन उन्हें क्या मालूम कि चंद मील आगे जाकर उन्हें मौत से मुकाबला करने के लिए अपनी पहलवानी का सबूत देना पड़ेगा, और ये कि थोड़ी देर में ही वो औरतों ही की तरह चीखें मारते और खाई पर नाशपातियों की तरह लुढ़कते दिखाई देंगे। इस लारी में चंद रेशमी बुर्के सरसरा रहे थे, लेकिन कईयों ने नकाब उलट दिए थे। एक बदसूरत औरत जो एक निहायत खूबसूरत बुर्का पहने थी, जोर से पान की पीक सड़क पर फेंक और चंद छींटे उड़ाकर चश्मे के करीब आ पड़ी और वो सरक गया। 3 हाथू अपने घुटे हुए सरों पर तंग टोपियां पहने और कांधों पर नमक के बड़े बड़े डले उठाए हुए गुजर रहे थे। उनके नथुने फूले हुए थे और गाल सुर्ख और चपटे। पांव में पयाल की चप्पलें थीं। उसे वो जरबुल मस्ल याद आई। कश्मीर में जाके हमने देखी एक अजीब बात, औरतें हैं मिस्ल परी, आदमी जिन जात। 2 गुजरियां, जवान, सांवली, सलोनी, गदराई हुई, जैसे रसीली जामुन, तेजी से कदम उठाते हुए गुजर गईं। एक ड्राइवर ने अपनी लारी चश्मे के किनारे ठहरा ली और इंजन और पहिए ठंडे करने लगा। लारी में एक मोटे सेठ का मोटा कुत्ता उसकी तरफ देखकर भौंकने लगा। टॉमी, शट अप, शट अप टॉमी, मोटे सेठ ने कई बार कहा, लेकिन कुत्ता न रुका और लारी के मोड़ पर से गुजर जाने तक भौंकता रहा। अब सूरज सुबह और दोपहर के दरमियानी वक्फे में आ गया था और उसने चलने की ठानी। उसने सोचा कि आज वो चौमील के डाक बंगले में कियाम करेगा। गढ़ी तो वो आज रात किसी तरह पहुंच ही न सकता था। उसने अपनी ओक में चश्मे का साफ और शफाफ पानी पीने के लिए भरा और फिर रुक गया। खामोश कदमों से एक औरत उसके करीब आ गई थी, नौजवान सी और कुछ फरबा अंदाम। उसने नीले फूलों वाली सूसी की एक भारी शलवार पहन रखी थी और उस स्याह कमीज पर उसकी उभरी हुई छातियों के गोल खम नजर आए, और चश्मे का साफ और शफाफ पानी उसकी ओक से बाहर छलकने लगा। कुछ अरसे के बाद उसके पतले प्यासे सुर्ख लबों की तरफ देखकर उसे अपना सवाल बेमानी सा मालूम हुआ। औरत चश्मे में से ओक भर भर कर अपनी प्यास बुझाती रही और उसकी प्यास तेज होती गई। औरत के लब और गाल गीले हो गए और कानों के करीब बल खाती हुई जुल्फ भी, और फिर यकायक दोनों की निगाहें मिली। औरत ने मुस्कुराकर अपनी आंखों को ठंडे पानी के छींटे देने शुरू किए। उसने पूछा, तुम कहां जा रही हो? औरत ने कहा, मैं नक्कर में अपने मैके गई थी, अब बुलंदकोट अपने खाविंद के पास जा रही हूं। बुलंदकोट किधर है? औरत ने कहा, यहां से 7-8 कोस तक तो मैं इसी सड़क पर चलूंगी, फिर आगे जंगल से एक रास्ता ऊपर पहाड़ की तरफ चढ़ता है। वो रास्ता हमारे बुलंदकोट की तरफ जाता है। बहुत ऊंची और सर्द जगह है। तो फिर तुम वहां क्यों रहती हो? यहां देखो, कितना खुशगवार मौसम है और इस चश्मे का पानी कितना ठंडा और मीठा है। औरत ने हंसकर कहा, हम बक्करवाल लोग हैं। हम भेड़ों, बकरियों, भैंसों के गल्ले पालते हैं। आजकल उन ऊंचे इलाकों पर बहुत उम्दा उम्दा हरी हरी घास होती है, जो बर्फ के घुल जाने पर फूटती है। उस बारीक, नर्म और हरी दूब को हमारे मवेशी बहुत शौक से खाते हैं, और चश्मे तो वहां इससे भी ज्यादा ठंडे और मीठे हैं। उसने बात का रुख बदल कर कहा, क्या तुमने कभी मोटर की सवारी की है? हाँ, एक बार लारी में बैठी थी जब मेरी शादी हुई थी। अच्छा, कितना अरसा हुआ? 2 साल। वो अपना रखते सफर बांधने लगी। औरत की नाक पर पानी की 2 बूंदें अब तक लटक रही थीं और गीली जुल्फ दाहिने गाल से चिपक गई थी। उसने कहा, तुम्हारी नाक पर पानी की 2 बूंदें हैं। और फिर वो यकायक दोनों हंसने लगे।
2 बूंदें, 2 साल, 2 गोलाइयां। और उसने आहिस्ता से कहा, आओ तुम मेरी कार में बैठ जाओ, कम से कम 7-8 कोस तक तो मैं तुम्हें अपने साथ ले जा सकता हूं। उसने उसका हाथ पकड़ लिया। औरत हिचकिचाई, लेकिन मोटर का दरवाजा खुला था और उसने उसे अंदर धकेल दिया। और फिर क्या, ये मोटर भी 2 आदमियों के सफर के लिए न बनाई गई थी, एक मर्द और गालिबन एक औरत। और उसने गैर शेरी तौर पर अपना एक हाथ उसकी कमर पर रख दिया। औरत के जिस्म में एक खफीफ सी झुरझुरी पैदा हुई, जैसे सोए हुए समंदर की लहरें बेदार हो जाएं। मोटर भागती गई और उसका हर नफस आतिशी होता गया। आग और समंदर जिसमें बुलंद कोट की रिफतें गर्क हो जाती हैं और वक्त मिट जाता है। जब वो चौमेले के डाक बंगले पर पहुंचा तो हर तरफ शाम की उदासी छा रही थी। सामने का स्याह पहाड़ किसी वसीय किले की दीवार मालूम होता था और दरख्तों की चोटियां पहरेदार की बंदूकें। अब वो फिर अकेला था। उसे अपने आप से, किले की दीवार से, पहरेदारों की बंदूकों से, फिजा की तन्हाई से डर महसूस हुआ। अपने आप से डर, इस तीरगी से डर जो उसकी रूह पर छाई हुई थी, रात के गहरे सायों की तरह, जैसे वो अफसुर्दगी के दलदल में अंदर ही अंदर धंसा जा रहा हो। उसने डाक बंगले के बैरे को आवाज देकर कहा, एक व्हाइट हॉर्स खोल दो। और फिर उसने 10 रुपए का नोट उसके हाथ में थमा दिया। जान अजीज के मुकाबले में 10 रुपए के नोट की क्या अहमियत थी? कागज का एक हकीर टुकड़ा। बोतल अपने सामने देखकर उसने सोचा, अब मैं बच जाऊंगा, अब इस दलदल में नहीं धंसूंगा। और उसने बोतल को जोर से गर्दन से पकड़ लिया, शायद कहीं वो उसका दामन छुड़ाकर भाग न जाए। उसने बैरे को फिर आवाज दी, जी सरकार, एक मुर्गी भून लो, देखो बहुत दुबली पतली ना हो। जी बहुत अच्छा सरकार। और हां देखो, उसने बैरे के हाथ में 5 का नोट देकर कहा, एक ले आओ, दुबली पतली ना हो, तुम्हें भी इनाम मिलेगा। बैरे की बाछें खिल गईं, आंखें चमक उठीं, गर्दन की रगें एक कस्साब की तरह तन गईं। उसने खुश होकर कहा, हुजूर बेफिक्र रहें, ऐसा उम्दा चूजा लाऊंगा कि। अच्छा ठीक है, जाओ जाओ, उसने जल्दी से कहा और बोतल को ग्लास में उंडेलना शुरू कर दिया। डाक बंगले के बाग में बीने और रुदने बारी बारी बोल रहे थे। बीने कहते, पै पै पी। रुदने कहते, बड़ी री री। फिर दोनों चुप हो जाते और यकायक कोई नजर न आने वाला परिंदा किसी दरख्त पर फड़फड़ाने लगता। उसने सोचा कि वो उसी वक्त गैराज में जाकर अपनी मोटर से लिपट जाए और आंसू बहा बहा कर कहे, मैं अकेला हूं, मेरी जान में अकेला हूं, मुझे तुमसे मोहब्बत है। री री, जी जी जी, पी पी पी, पै पी पी। क्या वो जिए या वो पिए? बोतल खाली हो गई और वो मेज पर सर पटक कर झुक जाने को था कि यकायक किसी ने उसके शाने को हिलाया। बैरा उसके पास खड़ा था और उसके पास एक औरत खड़ी थी। तुम कौन हो? उसने हकलाते हुए पूछा। जी मेरा नाम जुबैदा है, औरत ने कांपती हुई आवाज में कहा। वो कुर्सी का सहारा लेकर उठा और कमरे के अंदर जाने के लिए मुड़ा। बैरे ने उसे सहारा देना चाहा, लेकिन उसने झिड़क कर कहा, हट जाओ, मैं कमरे में खुद चला जाऊंगा। वो उस वक्त इस जर्री सयाह की तरह महसूस कर रहा था जो किसी दुश्वार गुजार बर्फिस्तान में सफर कर रहा हो। एक स्याह खाई सी हर तरफ फैली हुई थी। सिर्फ कमरे के कोने पर छोटा सा एक लैंप जल रहा था। रोशनी, चारों तरफ तारीकी का समंदर और बीच में रोशनी की मीनार। वो उस रोशनी की तरफ बढ़ता चला गया। शायद वो अब भी बच जाएगा। यकायक उसे पीछे दरवाजा बंद होने की आवाज आई और वो रुक गया। बैरे ने औरत को अंदर धकेलकर दरवाजा बाहर से बंद कर दिया था। औरत दरवाजे से लगकर खड़ी हो गई थी। आओ आओ, उसने औरत की तरफ हाथ हिलाकर झूमते हुए कहा, इधर आओ, रोशनी इधर है। औरत हौले हौले कदमों से करीब आ गई। उसके बालों के ऐन दरमियान से एक सीधी मांग निकली हुई थी, चांदी के तार की तरह।
اور اس نے دونوں طرف بالوں میں پرتکلف انداز میں ستھا لگایا ہوا تھا۔ ستھے کا موم بالوں پر لیمپ کی روشنی کے انعکاس سے بار بار چمک اٹھتا تھا۔ اس کے کانوں میں چاندی کی ایک ایک بالی لٹک رہی تھی۔ اس عورت کے شانے پر جھک کر راز درانہ لہجے میں اس نے کہا، کیوں؟ تم اداس ہو؟ تمہارا نام کیا ہے؟ زبیدہ، اس نے بے جان سے لہجے میں کہا۔ سبیدہ، سبیدہ، اس نے ہنس کر کہا۔ سبیدہ، کیا خوب۔ اس نے اس کے چمکیلے بالوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، یہ کیا ہے؟ شبیدہ، پیاری شبیدہ، یہ ستھا ہے، یہ موم اور جنگل کے جیگن سے بنتا ہے، اس سے بال خوبصورت شبیدہ، اس نے ہنسی اور ہچکی کے بیچ کے لہجے میں کہا۔ تم بہت خوبصورت ہو شبیدہ، اس نے زبیدہ کے صاف اور گلابی رخساروں پر انگلیاں پھیرتے ہوئے کہا۔ پھر وہ الگ ہٹ کر کھڑا ہو گیا اور انگلی سے اس کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگا، تم شبیدہ ہو؟ نہیں، تم میری ماں ہو؟ ہاں، تم میری ماں ہو۔ ہنستے ہنستے وہ اس کے قریب گیا۔ عورت نے یکایک اس کے بازوؤں کو جھٹک دیا جیسے اسے کسی سانپ نے ڈس لیا ہو۔ ہاں 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 ہاں، وہ چلا کر بولا۔ شبیدہ 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 ماں ہے، شبیدہ میری بہن ہے۔ شبیدہ میں گنہگار ہوں۔ شبیدہ تم یہاں کیوں آئی؟ میں غریب ہوں، زبیدہ نے آہستہ سے کہا۔ غریب؟ میرا بچہ بیمار ہے، جرہ، میرا ننھا سا جرہ۔ ڈاکٹر نے کہا ہے اسے نمونیا ہو گیا ہے، وہ 4 روپے فیس مانگتا ہے۔ بیرے نے مجھے صرف 3 روپے دیے ہیں، خدا کے لیے مجھے 1 روپیہ اور دے دو۔ نمونیا؟ اسے خیراتی اسپتال لے جاؤ۔ نمونیا، نتھا، جرہ، یہاں ایک ہی تو ہسپتال ہے، عورت نے اداس لہجے میں کہا، اور وہ بھی خیراتی۔ میرے اللہ، میں کیا کروں؟ میں تمہارے پاؤں پڑتی ہوں، خدا کے لیے مجھے 1 روپیہ اور دے دینا، صرف 1 روپیہ۔ بش بش بش، فکر نہ کرو، نا میری ننھی شبیدہ، وہ اس کی گردن میں لپٹ کر کہنے لگا، میں تم پر مرتا ہوں، خوبصورت نہیں، خوبصورت شبیدہ، میں اکیلا ہوں، میں بالکل اکیلا ہوں، میں اکیلا ہوں، مجھے تم سے محبت ہے، مجھے بچا لو شبیدہ، مجھے بچا لو۔ اس نے اس کے شانے پر سر رکھ دیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ سویا پڑا رہا۔ عورت کے گلے میں اس کے بازو حمائل تھے جیسے وائٹ ہارس کی بوٹل پر اس کی انگلیاں۔ لیمپ کی مدھم روشنی جھلملا رہی تھی۔ کالی رات کے سناٹے میں نظر نہ آنے والے بیے اور رونے ابھی تک بحث کیے جاتے تھے، جی جی جی، پی پی پی، لیکن انہیں سننے والا کوئی موجود نہ تھا۔ کھائی اس کے سر پر ہموار ہو چکی تھی۔ جب وہ جاگا تو خمار اتر چکا تھا، روشنی بجھ گئی تھی، سائے غائب ہو گئے تھے اور بینے اور رونے خاموش تھے۔ صبح کا ہلکا سا پرتو چاروں طرف چھن رہا تھا۔ وہ ابھی تک اس کی آگوش میں مدہوش پڑی تھی۔ برہنہ ستھے سے آراستہ کیے ہوئے بال پریشان تھے اور سپید گردن کے ان سرخ حصوں پر سرخ نشان تھے جنہیں وہ بار بار چومتا رہا تھا۔ اس نے نیم واں آنکھوں سے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا۔ سڈول، گداز، سانچے میں ڈھلا ہوا جسم۔ وہ آہستہ سے اس کے پنڈے پر انگلیاں پھیرنے لگا۔ عورت کے سارے جسم میں ایک لرزش پیدا ہوئی جیسے سوئے ہوئے سمندر کی لہریں بیدار ہو جائے۔ اس کے لبوں سے ایک آہ سی نکلی اور اس نے آہستہ سے اس مدہوشی کے عالم میں کہا، جرے، میرے پیارے ننھے جرے، اور پھر اس کے نیم وا لب اسی طرح آپس میں ملے جیسے ماں اپنے پیارے بیٹے کو چوم رہی ہو۔ ننھا جرہ، یکایک وہ چونک پڑا۔ گزری ہوئی رات کے موہوم سے سائے اس کی آنکھوں کے آگے آتے گئے۔ ننھا جرہ، نمونیا، ڈاکٹر، وہ کانپنے لگا۔ 3 روپے، 4 روپے، صرف 1 روپیہ۔
اس نے فوراً اپنے بازو اس کی گردن سے ہٹا لیے. ننھا جرا، اور اسے ایسا معلوم ہوا جیسے وہ اپنی ماں سے زنا کر رہا ہو، اور وہ یکلخت بستر سے اچھل کر زمین پر کھڑا ہو گیا. پھٹی پھٹی نگاہوں سے اس عورت کی طرف تاکنے لگا جو اب جاگ گئی تھی، برہنہ تھی اور ساری رات اس کی آغوش میں تھی. وہ چیخ کر کہنے لگا، چھپا لو اپنے آپ کو اس کمبل میں اور دفع ہو جاؤ میرے سامنے سے. کیوں اس طرح پریشان نگاہوں سے میری طرف دیکھ رہی ہو؟ سنتی نہیں ہو کیا؟ میں کہتا ہوں اٹھو میرے بستر سے. یہ لو 1 روپیہ 2 روپیہ نہیں، 3 روپیہ 4 روپیہ، یہ سب لے لو اور بھاگو یہاں سے، بھاگو. اور اس نے اس عورت کو کمبل اڑا کر اس کے کپڑے اس کے ہاتھ میں دے کر اسے کمرے سے نکال دیا. بہت دیر تک وہ بستر پر سر پکڑے بیٹھا رہا. دل و دماغ پر ایک مبہم سی الجھن ایک مکڑی کے جالے کی طرح تنی تھی جو اسے بار بار پریشان کر رہی تھی. وہ نہ کچھ سوچ سکتا تھا نہ سمجھ سکتا تھا. بار بار اپنے الجھے ہوئے بالوں میں انگلیاں پھیر کر اس مکڑی کے جالے کو دور کرنے کی کوشش کرتا رہا. اور جب آخر بیرے نے اس سے آ کر کہا کہ صاحب غسل خانے میں گرم پانی دھرا ہے، تو وہ بے دلی سے اٹھا اور پوٹیشیم پر مینگنیٹ کی پچکاری اٹھا کر غسل خانے میں گھس گیا. طبیعت بے مزہ سی ہو گئی تھی. منہ کا کڑوا کسیلا ذائقہ ہوش آنے پر بھی دور نہ ہوا. شانے بوجھل تھے. نہا کر وہ برآمدے میں میز پر کوہنیاں ٹیک کر ناشتے کا انتظار کرتا رہا اور اپنے آپ کو کوستا رہا. ہوشیار بیرے نے ناشتے پر بیئر کی بوتل حاضر کر دی. بیئر کے خوش رنگ سیال نے آہستہ آہستہ اس کے خیالات کی رو کو بدل دیا. اس کی طبیعت مزرح ہوتی گئی. وہ آہستہ آہستہ گنگنانے لگا اور سیٹیاں بجانے لگا. بیتی ہوئی راتوں کے لمحے خوشگوار اور دلکش بنتے چلے گئے. ستھے سے چمکتے ہوئے بال، سیاہ قمیص پر چھاتیوں کے ابھرے ہوئے خم، نہالو کا غیر فانی حسن، بلبل کا نغمہ، پپیہے کی پی، سیب کے پھول چاندنی میں ہنستے ہوئے، یکایک کسی راستے میں چمکتے ہوئے ٹھنڈے چشمے کا پانی، میٹھا پانی، اس کی آنکھوں کے سامنے خوشی سے اچھلنے اور ابل کر کہے لگانے لگا. اور اسے اپنی کار کی یاد آئی جو گیراج میں پڑی اس کی راہ تک رہی تھی. وہ کھڑا ہو گیا اور اس نے بیرے کو انعام دے کر پوچھا، گڑھی کا ڈاک بنگلہ یہاں سے کتنی دور ہوگا؟ 110 میل سرکار. ہاں، بیرے کا نام کیا ہے؟ خادم شاہ حضور. بہت اچھا آدمی ہے، بیرے نے کہا. صاحب لوگوں کا پرانا خادم ہے حضور. ڈاک بنگلے کے قریب ایک موڑ کاٹتے ہوئے اسے ایک نیلے رنگ کی کار مل گئی جو ڈاک بنگلے کی طرف آ رہی تھی. ایک بھاری جسم اور دوہری ٹھوڑی والا آدمی جس نے سیاہ پھندنے والی رومی ٹوپی پہن رکھی تھی کار چلا رہا تھا. اس کی بغل میں ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی. نیلی سوسی کی شلوار، سیاہ قمیص پر چھاتیوں کے ابھرے ہوئے خم اور آنکھوں میں عادی مجرموں کی سی بے جان اداسی. اور وہ دل ہی دل میں مسکرایا، مرہم نہیں ہے تو ہی نواحائے راز کا. غریب عورتوں نے اپنی خیالی عصمت کی خاطر پہاڑوں پر بلند کوٹ بنائے تھے، لیکن حقیقت یہ تھی کہ ان کے میکے اور سسرال ایک میٹھے چشمے سے دوسرے میٹھے چشمے تک اور ایک ڈاک بنگلے سے دوسرے ڈاک بنگلے تک محدود تھے. اس نے دل ہی دل میں خداوند کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا جس نے ان لوگوں کو غریب بنا کر اس کے لیے دلکش راتیں مہیا کی تھیں. زبیدہ، وائٹ ہارس، بھنا ہوا مرغا، الہی کیسی کیسی نعمتیں تو نے بنائی ہیں. اس کے تخیل میں گڑھی کا ڈاک بنگلہ ایک پرستانی قلعہ سا نظر آنے لگا اور اس نے اپنی کار کی رفتار تیز کر دی. موٹر کے آگے اور پیچھے چیڑ اور دیودار کے گھنے اور سبز جنگلوں کے درمیان چاندی کے تار کی طرح چمکتی ہوئی وہ پکی سڑک پھیلتی جا رہی تھی، ایک میٹھے چشمے سے دوسرے میٹھے چشمے تک، ایک ڈاک بنگلے سے دوسرے ڈاک بنگلے تک، ایک امیر کی جیب سے دوسرے امیر کی جیب تک. یہ وہی نقرئی تار ہے جس نے انسانوں کے دل تاریک کر دیے ہیں، عورتوں کی عصمتیں ویران کر ڈالی ہیں اور سماج کی روح کو آتشک کے جہنم میں جھلسا دیا ہے.